किसको कहे अपना दर्द, कोई नहीं सुनता हमारे। ए भारत सरकार है, धरती माता, तू ही हमारी सुन ले। एलजी साहब, सीएम साहब, कि इन्होंने सिर्फ इन मार्शलों का यूज किया है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति का शिकार है। कोई 1968 नहीं कहता कि आप इनको नौकरी नहीं दे सकते। बहुत सी फौज ऐसी थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे, उनके एक्ट थे, लेकिन उनको भी पक्का किया गया, उनको भी हर चीज सुविधा दी गई। तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। वो जनता जनार्दन नहीं, राजतंत्र जनार्दन है वो, ठीक है। उनको वहाँ से मतलब उनका घर चलता, आजीविका का साधन बन चुका, लेकिन हमारे से तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, तो वो क्यों आएंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने हमारे साथ बहुत ही गलत करा है, बहुत ज़्यादा गलत करा है। क्योंकि सरकार देखो नौकरियाँ देती है, रोड पे नहीं फेंकती है। सरकार ने इतनी गंदी राजनीति खेली है कि अपने यूज के लिए हमारा इस्तेमाल करा है। ये तो आज तक धरने पर कोई नहीं आया, नेता वेता। आप सिर्फ पहले आदमी जो हमारे धरने पर आए और हमारा दुख दर्द जानने के लिए आए। 50 डिग्री टेम्परेचर में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मगर फिर भी आप इंसानियत के नाते हमारा इंटरव्यू लेना है, हमारा दुख दर्द सरकार तक पहुँचाना आए हो। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के राजघाट पर, और यहां पर पिछले 8 महीने से लगभग लगातार धरने पर बने हुए हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, जो कि DTC बसों में मार्शल्स थे। और इनको एक साथ 10,792 लोगों को जो है एक साथ जो है निष्कासित कर दिया। और उसके बाद से इनकी समस्या बनी हुई है, ये अपने रोज़गार को, अपने ड्यूटीज़ को फिर से मांग रहे हैं, जिसके चलते ये दिल्ली सरकार, LG, प्राइम मिनिस्टर हर जगह ये दौड़ चुके हैं और हर मौसम की मार यहाँ पर पिछले 8 महीने से झेल चुके हैं। लेकिन अब तक इनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है और आगे भी मिलता कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि किसी मंत्री का एक कुत्ता खो जाए या कुछ भैंस खो जाए, उसके लिए जो प्राइम मीडिया है वो वहाँ पर लगातार जा कर के उसको इतना फोकस करती है कि लोग उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। और यहाँ पर किसी के मरने और जीने का और उनके खाने का, उनके रोज़गार का सवाल है। और यहाँ पे जो प्राइम मीडिया है, चाहे वो कोई सी भी मीडिया हो, जी न्यूज़ हो, आज तक हो या कोई भी हो, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आते हैं। ऐसी क्या वजह है? क्या इन 8 महीनों में ये आवाज़ किसी भी माध्यम से, क्या उन तक जो प्राइम चैनल्स हैं, उनके ऑनर्स हैं, उन तक नहीं पहुँची होगी? लेकिन उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। क्या ये एक षड्यंत्र है? क्या ये मामला है कि जो इतने जो लोग हैं रोजगार से बेरोजगारी पे पहुंच चुके हैं, उनके खाने में आज यहाँ पर जो है वो रो करके बता रहे हैं कि खाने तक के जो है उनको लाले पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में क्यों उनकी ओर नहीं ध्यान दिया जा रहा है? ये एक बड़ी विडंबना की बात है। तो ये सब मैं आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, इनके दुख दर्द को, कि आज 8 महीने के बाद क्या स्थिति है। ये जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स यहाँ धरने प्रदर्शन पर लगातार बने हुए हैं, वो क्या आज की तारीख में अपनी बात जनता तक, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जर्नलिस्ट व्यास कुशवाहा के द्वारा एक खास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नाम आपका? सर संदीप भारद्वाज। संदीप भारद्वाज जी, 8 महीने से लगातार आप लोगों के जो धरना और प्रदर्शन चले, आप लोगों ने कई जगह पे घेराव भी किया और लगातार CM हाउस पे भी आप लोग बने रहे, लेकिन उसके बावजूद में भी अगर इतने समय निकलने के बाद में भारत जैसी राजधानी दिल्ली के अंदर में भी रोजगार के लिए अगर लड़ना पड़ रहा है, तो आखिर में सरकारों को क्या कहेंगे आप? सर, जो दोनों सरकारें हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, हम दोनों से यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने सिर्फ इन मार्शलों का यूज किया है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति का शिकार है, क्योंकि 8 महीने हो गए। और इस दोनों सरकारों के लिए शर्म की बात है ये कि 8 महीने से गर्मी, सर्दी, ओलावृष्टि भी हुई है, सारी चीज़ हुई है, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। ये वोट तो करते भी 200 की नीतियों की, एक बार इलेक्शन हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, फिर देश में ये नीति लेके आएंगे। क्या वो ये नहीं सोचते
जैसे अमेरिका में है, अगर अमेरिका में एक आदमी अगर बेरोजगार है तो वहाँ की सरकार के लिए जिम्मेदारी है उसकी, क्या यहाँ पे नहीं है वो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की। अभी 7 सांसदों के पास गए थे हम और 62 MLA जो दिल्ली सरकार के थे उनके पास भी गए थे, उनको लेटर भी दिए थे। उन्होंने हमारे को कहा आपका प्रस्ताव रखा, विधानसभा में प्रस्ताव पारित भी हुआ, ना तो आज तक उस प्रस्ताव का पता है, ना जो इलेक्शन जीते हैं इन MPO का पता है। जब तो हमारे को ये बोला गया था एक बार इलेक्शन जीत जाए फिर अगला ही दिन आपका काम है, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार और ना ये बीजेपी सरकार। अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, क्या इनको नहीं पता? 8 महीने से हम लगातार धरने बैठे हुए हैं, क्या हमारे बारे में इनको नहीं सोचना चाहिए सरकार को? क्या नीति बनाएंगे ये? मुझे तो लगता नहीं है। प्रियंका जी क्या कहेंगे, 8 महीने से लगातार आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और घर की स्थितियां सभी की जो है इस समय दुर्लभ एक तस्वीर नजर आती है कि हमारे भारत जैसी राजधानी दिल्ली के अंदर में हर एक व्यक्ति जो रोजगार के लिए तरस रहा है उसके घर की स्थिति जो है वो कैसी होगी, इसको मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। और सर सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ आपको और आपके चैनल को सबसे कहते हैं ना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कहते हैं ना जहाँ तक वो जो बड़े बड़े मीडिया कहते हैं जनता जनार्दन के है ना, वो जनता जनार्दन नहीं राजतंत्र जनार्दन है वो, ठीक है। उनको वहाँ से मतलब उनका घर चलता आजीविका का साधन बन चुका, लेकिन हमारे से तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, तो वो क्यों आएंगे? तो हमें मीडिया में भी नहीं छाना, हमें कहीं नहीं आना, बस इस चीज़ के लिए है कि हमारी आवाज़ माध्यम बनी और वो माध्यम कहीं ना कहीं पहुँची और पहुंचेगी जरूर। ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीजें वो अभी नहीं इस समय जो है मेन सर इस टाइम पे आपने बोला कि घर की सिचुएशन क्या ही बताए। घर की सिचुएशन से तो अगर इनके सामने अगर कहते हैं ना पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है ना कि इनके घर के खुद का आदमी मर जाए ना फिर भी इनको दया नहीं आएगी। वो तो हम आम जनता है ना। 5 साल के लिए अब नौकरी मिली है PM को, है ना, प्राइम मिनिस्टर की नौकरी 5 साल के लिए लिया है। कितने की उम्र है? रिटायरमेंट से ऊपर हो चुके, घर बैठ के क्या उनको वो नहीं लिया गया, पेंशन नहीं लिया गया? गवर्नमेंट का तो यही है 5 साल की नौकरी, उसके बाद फिर पेंशन मिलती रहती है। हारने के बाद भी तो पेंशन मिलता है, वो क्यों नहीं लिया इन्होंने? युवा वर्ग नहीं आ सकते थे इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो हमारे देश की इतनी कहते ना पॉलिटिक्स में भी इतनी राजनीति गंदी कर रखी है कि युवा वर्ग का तो कहीं नाम ही निशान नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि युवाओं से अगर स्टार्ट होगा ना तो वो बुजुर्ग तक की सोचेगा, क्योंकि उसको उस वर्ग में भी प्रवेश लेना है। लेकिन बुजुर्ग का तो ये पता है कि वो अंत है उसका, अब उसको पीछे नहीं जाना, अब उसका अंत है। तो जितना बटोर सको बटोरो। और युवाओं का ये होता है कि जहाँ तक आप फैलाओगे वहां तक उस संसाधन को आप आगे के लिए समेट पाओगे। तो अब इनको किस चीज का डर है? क्या ये हमारे लिए आज भी अगर रोजगार की बात करें तो भी हम माने कि हमने प्राइम मिनिस्टर सही चुना है? क्या दिल्ली गवर्नमेंट को तो इसने सीधा उखाड़ के फेंक दिया है जेल के अंदर। भ्रष्टाचारी कौन सा नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या कहते हैं कि पैसे नहीं थे देने को, हमने CM से पूछा, लेडीज यही सर थे चौरसिया सर जो बोल रहे थे कि CM और LG के बीच में ये बात हुई कि LG साहब ने ये बोला लेडीज सीट फ्री हटाओ या फिर मार्शल हटाओ। एक बात बताओ सर, लेडीज और मार्शल में पैसे का क्या कंपैरिजन? पैसे क्या LG के पैसे कटते थे सैलरी में से या CM के कटते थे या फिर किसी वर्कर के काट के फिर जाके उनमें लगा रहे हैं? सारे तो जनता के पैसे जनता में ही जा रहा है, ठीक है। अब उन्होंने अगर मान लो प्रस्ताव भी भेजा तो क्या LG इतना निर्दय बैठा था? जो कि होमगार्ड भी तो वहाँ पे लगे हुए हैं मार्शल में ही, एक्स सर्विसमैन है वो भी मार्शल में है, तो उनको वो नहीं दिखा, DCD मार्शल दिख गया। अब ये सर क्या कह रहे हैं कि मार्शल को तुम DCD को LG से ये अनुरोध करूंगा कि LG वो ये कोई वो पॉलिटिक्स तो हम है ही नहीं, लेकिन ये LG का टैग का किस बात की बात कर रहे हैं? क्या LG का टैग क्या DCD किसी के अधीन है किसी का अधीन तो दिखा दो। भारत के अधीन हो सकता है, वो हिंदुस्तान के अधीन हो सकता है, लेकिन किसी आदमी और किसी पद के अधीन नहीं है वो। हमारे साथ में मार्शल राजेश जी हैं और एक बारी हम लोग इनके साथ में जुड़ते हैं और इनकी भावनाओं के साथ में जुड़ते हैं ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुंच सके कि ये लोग किस तरीके से अपनी भावनाओं को आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों की बातें नहीं सुनी गई। ये परेशानियां हैं, लगातार इन लोगों ने 8 महीने से अपनी परेशानियों को हर वीडियो के माध्यम से बताया। एक बारी फिर हम लोग इनसे जुड़ते हैं। राजेश जी, आप लोगों ने 8 महीने से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे और क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद में भी क्या आप नौकरी मिलेगी या सिर्फ एक आश्वासन ही मिलेगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, इसे कहते हैं इंसानियत। आपने इंसानियत दिखाई है, जो हमारे बीच में हमारा हाल चाल पूछना आए हो, जानना आए हो, हमारा दुख दर्द शेयर करना आए हो। नहीं तो आज तक धरने पर कोई नहीं आया नेता वेता। आप सिर्फ पहले आदमी जो हमारे धरने पर आए और हमारा दुख दर्द जानने के लिए आए। 50 डिग्री टेम्परेचर में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मगर फिर भी आप इंसानियत के नाते हमारा इंटरव्यू लेना है, हमारा दुख दर्द सरकार तक पहुँचाना आए हो। होता है यूट्यूब पे हमारा ये पहुँच जाए और कोई नेता एसी रूम में बैठा हुए तो देखे, अपना मनोरंजन करे हमारी बात देख के, क्योंकि वो तो मनोरंजन ही करेगा। मुझे लगता है हमारी बात देख के, हमारा दुख देख के उनका मनोरंजन ही होएगा कि 50 डिग्री में कैसे बैठे हम यहाँ पर रो रहे हैं, अपना दुख दर्द कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय केजरीवाल जी के सिर चरणों पर प्रणाम करता हूँ, जो दिल्ली के सीएम हैं। फिर एलजी साहब के विनय कुमार सक्सेना जी के सिर चरणों पर प्रणाम करता हूँ। उन आईएएस ऑफिसर को सिर चरणों पर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे को नौकरी से निकलवाया। यहाँ पर आपके पास मैं पूछना चाहता हूँ इन सब चारों पाँचों नेताओं से, एलजी साहब से और सीएम साहब से और आईएएस ऑफिसरों से, आपके पास 2 रास्ते थे, एक उत्थान का और एक पतन का। उत्थान के रास्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ, फूल खिले हुए हैं, खुशियाँ हैं, बच्चों की फीस जमा बड़े आराम से हो सकती थी, भरपेट खाना खा सकते थे हम, देश सेवा अच्छी तरीके से कर सकते थे हम। दूसरा रास्ता पतन का था, जिसमें बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी ये सब था। मगर आपने हमारे लिए कौन सा रास्ता चुना? पतन का रास्ता चुना हमारे लिए। हमें 8 महीने से बेरोजगार हो गए हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे घर में भाई साहब खाने को रोटी नहीं है, 15 किलो गेहूँ मिलता है मुझे, बड़ी मुश्किल से अड़ोसी पड़ोसी पैसे लेकर उसको पिसवाता हूँ मैं। मेरा बेटा रोटी के लिए बोला, पापा दूसरी रोटी खानी। मैंने नहीं, 1 रोटी मिलेगी सिर्फ तुझे। जब मैं इतना बड़ा होकर 1 रोटी खा रहा हूँ, मेरी बीवी 1 रोटी खा रही है, बेटा तुझे भी 1 रोटी मिलेगी, तेरी दादी 1 रोटी खा रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी रोटी में शाम के लिए बचा के रखनी है। ये स्थिति मेरी आ चुकी है। आलू, प्याज, भाई साहब बैगन, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, इसे देखे हुए मुझे जमाना हो गया है। इसका स्वाद तो मेरे घर वाले मुझे लगता है भूल गए होंगे। इसका स्वाद हमें नहीं पता कैसा होता है। अचार से रोटी खा रहे हैं इस वक्त हम। किसको अपना दुख दर्द कहें हम? सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, सीएम साहब आज जेल में बैठे हो, आप देख रहे होंगे, आप हमारी बात समझ रहे होंगे, मेरी बात समझ रहे होंगे हम पे क्या बीत रही है, कैसे कैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने घर का राशन कैसे हम चला रहे हैं। ये तो शुक्र है मोदी जी का, जो 15 किलो मुझे गेहूँ दे दिया तो मेरे घर का राशन चल रहा है। सिर्फ सब्जी को तो मैं भूल ही गया हूँ मैं। अब उन्हीं मोदी जी से आप अपने रोजगार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मोदी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, देखो सबको रोजगार मिल गया। 543 या 44 MP हैं, दिल्ली में 7 MP हैं, और उन्होंने सबने कितना संघर्ष करा है अपने रोजगार के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए। सभाएं करी हैं 50 डिग्री 52 डिग्री में टेम्परेचर, सभाएं करी हैं, किसी को बुरा कहा है, किसी को भला कहा है, जनता के साथ हाथ जोड़े हैं, भाई साहब मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। अब आप जीत गए हो, आपको क्या मिलेगा? 2.5-3 लाख रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी, 1 कार मिलेगी सरकारी, 1 ड्राइवर मिलेगा, 1 नौकर मिलेगा, आपको 2 गार्ड मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे जिनकी तनख्वाह बड़ी अच्छी होगी सरकारी। और आपको कैसी सुविधाएं मिलेंगी? आपको टेलीफोन का, बिजली का बिल, बहुत सब कुछ मिलेगा। आपको क्या मिला इन दोनों सरकारों के बीच? हमें क्या मिला? सिर्फ भूखमरी मिली है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता, इसमें अपनी वाणी को विराम देता हूँ बस मैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने हमारे साथ बहुत ही गलत करा है, बहुत ज़्यादा गलत करा है। क्योंकि सरकार देखो नौकरियाँ देती हैं, रोड पे नहीं फेंकती है। सरकार ने इतनी गंदी राजनीति खेली है कि अपने यूज के लिए हमारा इस्तेमाल करा है। कि जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने गली गली जाकर और हम लोगों को बोला कि आप हमारे साथ आओ, हमें जिताओ। हमने ऐसे ही करा, हमारी पूरी भीड़ थी, पूरी टीम जो थी, उनको चुनाव के समय इस लोकसभा के अंदर में आप लोगों ने पूरा साथ दिया? बिल्कुल साथ दिया। आज सातों अब कहाँ है वो सातों विधायक? सातों सीट जो सांसद की मिली है ना, वो हमारी वजह से मिली है। ये लोग इतने गंदे और झूठे हैं ना कि कहते हैं ना किसी की मैयत भी पड़ी होगी ना इनकी, आप अपने घर का भी कोई इंसान होगा, ये उसके ऊपर भी तलवार रख देंगे। ये हमें पता चल गई है। क्योंकि देखो हम वो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम में बड़े बड़े ऑफिसर अपने घर की भी नहीं देखी, मौत को सामने से देखा है, तब भी हमने देश की सेवा करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने हमें रोड पे ला दिया है।
सरकार के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर किसी को बाहर विदेश में पता चलेगा ना, बाहर कंट्री में, कि कोरोना योद्धाओं के साथ सरकार ने ऐसे करा है, तो डूब मरने वाली बात है। ये हकीकत में ये ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार यहाँ चलती है, दिल्ली सरकार ही चलती है, दोनों। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भारत से बाहर हमारा डंका बज रहा है। कुछ नहीं, वो अपने नाम का डंका बजा रहा है। मोदी जो है, मोदी में इतनी पावर होती तो क्यों नहीं बहुमत से जीता वो, क्यों बैसाखी लेके जीता है वो। और राहुल गांधी, जब राहुल गांधी आज के यूथ चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, उसे क्यों इतना लालच है, क्यों तीसरी बार बने, गठबंधन की सरकार लेके तीसरी बार क्यों बने, क्या लालच है। 10 साल उन्होंने कर लिया, क्या करा देश के लिए, यही करा है ना। ये हम रोड पे बैठे हुए हैं आज, ऐसे कितने लोग रोड पे बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली उन्होंने जॉब ही ला दी है, सरकारी जॉब तो बंद ही कर दी है। पढ़ना लिखना तो है ही नहीं बच्चों को। जैसे पहले IAS अधिकारी बनते थे, बहुत पढ़े लिख के करते, लेकिन आजकल के माँ बाप सोचते पढ़ लिख के क्या करेंगे, बच्चे भी सोचते क्या करेंगे, क्योंकि सरकारी जॉब है ही नहीं। सरकारी जॉब बंद कर दिए, सब कुछ इन्होंने बेच दिया है, सब बाहर दे दिया इन्होंने पैसा, अपने देश के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, नाम बताइए आप। मेरा नाम जी गगन शर्मा है। गगन जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आप लोगों के साथ में जो घटनाएं यहाँ पे घटी हैं, लगातार आप लोगों ने देखा, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? देखो सर, सरकार ने जो भी किया है हमें हटा के, ये तो सबसे वो बेकार काम किया। अब जब जैसे मैडम कह रही थी कि सरकार ने सब स्कीम चलाई थी, लेडीज़ फ्री की थी, मार्शल भी लगाए थे, तो ये अच्छी स्कीम लगाई थी। और जो कि ये 4 साल से लगातार कंटिन्यू चल रही थी, तो जाहिर सी बात है सरकार के पास फंड भी होता था, हर चीज़ होती थी, तभी कोई स्कीम चल रही थी। नहीं तो कोई भी स्कीम होती है 1 या 2 महीने में प्रैक्टिकल के लिए चलाई जाती है, डेमो के लिए। अगर वो ठीक चलती है तो अभी तो सरकार लंबी चलाती है ना स्कीम को, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसा भी था, सब कुछ था। लेकिन कोई भी सरकार ने, इन्होंने अपना राजनीति करने के लिए किया है और कुछ इसके पीछे कोई मकसद नहीं था, सिर्फ राजनीति थी इनकी। कोई 1968 एक्ट नहीं कहता कि आप इनको नौकरी नहीं दे सकते। बहुत सी फौज ऐसी थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे, उनके एक्ट थे, लेकिन उनको भी पक्का किया गया, उनको भी हर चीज़ सुविधा दी गई। तो यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं और कहते हैं कि भाई कौन कहता है, या बताइए कौन कहता है कि सरकार रोजगार देती है। हमने तो पहली बार अपने जीवन में देखी है, कोई पूछे ना हमसे सरकार कौन है, कौन सी सरकार है जो रोजगार छीनती है, तो हमने पहली बार देखा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों रोजगार छीनती है। अगर ये नहीं छीनती तो क्यों नहीं आगे कह रहे। अगर ये मीडिया आगे कह रही है कि हम मार्शलों के साथ है, मार्शल तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं एक दिन भी आया। आप यहाँ पर कह के जाते हो, झूठा आश्वासन दे के जाते हो कि हम आपका ये आपकी नौकरी वापस दे देंगे, अब हमें जिताइए, प्रलोभन देते हैं या अलग अलग तरीके के देते हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके वादे कहाँ गए, आप झूठे वादे क्यों करके जाते हो। और अगर आप करके जाते हो तो देखो, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन तो हो गए, आप खुशी मना रहे होगे, 7 सीट आपकी दिल्ली में आ गई और वो भी आ गए, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो कि विपक्ष भी आपका उतना ही मजबूत हो चुका है आज के टाइम पे, कि इससे आप क्या समझ रहे हो कि आपकी सरकार जरूर बन गई, लेकिन पब्लिक ने भी आपको एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप काम नहीं करोगे, रोजगार के मकसद से, शिक्षा के मकसद से या किसी भी चीज़ से अगर काम नहीं करोगे, तो मेरी बात है, जाहिर सी बात है कि पब्लिक है और आपको उखाड़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसका एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अयोध्या को ले सकते हो, जहाँ पर इन्होंने राम मंदिर बनाया था, इतना बड़ा राम मंदिर बनाया था, और जहाँ पर ये बखान करते नहीं थक रहे थे, लेकिन जो अयोध्या की जनता को दिखा कि हमारे घर टूट गए, हम खुद भूखे मर रहे, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो वो भगवान को कैसे पूजेंगे। जब कहते हैं इंसान के पेट में ही अन्न नहीं है तो भगवान को कैसे पूजेंगे। कहते हैं भूखे पेट भजन ना हो, तो वही बात कह रहा हूँ। तो मोदी जी को भी एक सीधा सा अल्टीमेटम है ये कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और रही बात हमारी, तो सर हम आज के युवा है और अपना हक 8 महीने तक हम शांतिपूर्वक बैठ चुके हैं, पूरी दिल्ली देख चुकी है और सभी पार्टी शायद देख चुकी होगी, और अब हम शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे। अगर आप ये हमें अपना रोजगार देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर हिलाने की भी शक्ति रखते सर। जब हम कश्मीरी गेट को जाम कर सकते हैं ना, तो हमारी जगह को जाम कर सकते हैं। ये मत भूलो हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते, हम सबको लेके आएंगे। और पब्लिक भी है, भूलो मत, पब्लिक भी साथ देगी इस चीज़ में। अगर आप गलत कर रहे हो तो पब्लिक साथ दे। अभी ये बताओ, जाहिर सी बात है जब इनके ऊपर आती है, इनका रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आ गया था, एलजी साहब का भी और डीकॉम का भी, इन्होंने कैसे 1 मिनट में अपना टाइम आगे बढ़ा लिया, कैसे एक्ट में चेंज कर लिया, सारे एक्ट चेंज हो गए। ये हाँ, सारे एक्ट चेंज हो गए। ये बताओ ना, और किसी को एलजी बनने का मौका नहीं होना चाहिए था क्या, या और किसी को डीकॉम बनने का मौका होना चाहिए था, या क्या आपके अंदर ही काबिलियत थी क्या छुपी हुई, और किसी के अंदर काबिलियत नहीं थी क्या आगे। यही चीज़ हम कह रहे हैं ना इनको
कि आप हमें क्यों नहीं रोक मौका दे रहे, क्या हम सशक्त नहीं क्या उन चीज़ों में, क्या हमने सेफ्टी नहीं की, क्या हमने क्या नहीं किया। और ये एक बात आपने सुनी भी होगी, मार्शल आज के टाइम पे इतने वो चुके हैं बेबस कि कोई फांसी खा रहा है। और आपने लेटेस्ट केस देखा और रेखा का जो जिन्होंने चोरी की थी, वो कोई उनको चोरी करने का शौक नहीं था, वो मजबूरी बस, क्योंकि आपको पता प्राइवेट नौकरी में सिर्फ हरासमेंट है, उसमें पैसे नहीं मिलते। ठीक है, एक माँ एक वो क्या करती बेचारी, मजबूर होती, उन्होंने चोरी करने का देखा, लास्ट कुछ नहीं मिल रहा, ना ही कोई पड़ोसी उधार दे रहा, पड़ोसी कितने दिन दे लेगा, कोई रिश्तेदार कितने दिन दे लेगा। लेकिन उनको जब रास्ता यही दिखा चोरी का, तो उन्होंने चोरी ही करनी वो करी। अब आप ये सोच लो, अगर ये हमें रोजगार नहीं देंगे ना, हमारे पास और मौका नहीं होगा। ये कह रहे ना करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन ये आपने आप नहीं बढ़ रहा, करप्शन इन्होंने बढ़ाया है। अपराध भी बढ़ेगा, अब दिल्ली में ये कह रहे ना अपराध नहीं अपराध और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये कह रहे हैं जीडीपी एक का बात बताओ आप, ये मीडिया इतनी अच्छी है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी का देश में डंका बज रहा है, वो डंका कहाँ पर बज रहा है, हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहा, वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ये सिर्फ बताऊं जी और कुछ नहीं है, ये बिकाऊ मीडिया का डंका है। मीडिया ने दिखा दिया ना तो बहुत बढ़िया मीडिया है, और मीडिया नहीं दिखाती तो मीडिया बहुत बेकार है। अब एक बात बताओ, मीडिया इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखाती है आपको पता है। आज के टाइम पे कोई आड़ा छोटा सा किसी की भैंस चोरी हो जाती, लालू जी का उदाहरण ले लीजिए, उनकी भैंस चोरी होगी थी, 1 मिनट में इनकी भैंस चोरी होगी, किसी नेता की वो चोरी हो जाती है, तो ये दिखाने में उनकी टीआरपी बहुत बढ़ती है। लेकिन कोई बेचारे मजबूर है, उनके दिखाने में इनकी टीआरपी गिर जाती है। तो इससे आप क्या सोच रहे हो कि उनको ये तीसरा स्तंभ जहाँ तक है, आप जैसे मतलब ईमानदार जो पत्रकार है उनके उस पर जीवित है, नहीं तो ये तीसरा स्तंभ कब का मर चुका सर। आशा करता हूं जो लगातार 8 महीनों से दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी बात आप तक पहुंची होगी, आपने सुनी होगी, समझी होगी। और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, विचार हों, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने जर्नलिस्ट व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।